हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आज़म, आपका ट्रेनी टीचर। आज हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बुक है अकाउंटेंसी की 12th क्लास की, उसके पहले चैप्टर में बैलेंस शीट नाम से जो टॉपिक है वो करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग, कंटेंट और करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है। पहले जो बैलेंस शीट होती थी वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाई जाती थी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर लाइबिलिटी साइड होती थी। उस लाइबिलिटी में कैपिटल और लाइबिलिटीज दिखाई जाती थी और सीधे हाथ पर असेट साइड होती थी जिसमें सारी असेट्स दिखाई जाती थी। लेकिन अब जो कंपनी एक्ट 2013 में जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, वो उसका अंदर का कंटेंट तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन चेंज हो गया है, उसका परफॉर्मा चेंज हो गया है। अब हम कैसे दिखाते हैं बैलेंस शीट को? अब हम वर्टिकल शेप में दिखाते हैं, यानी कि ऊपर हमारे रहता है लाइबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, और उसके नीचे होती है असेट साइड। इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। इसके बाद असेट को 2 भागों में बांटा गया है, नॉन करंट असेट और करंट असेट। नॉन करंट असेट को फिर 4-5 भागों में बांटा गया है, जो ये हैं। पहला है फिक्स्ड असेट, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट असेट्स। दूसरी हेडिंग है करंट असेट की। करंट असेट में करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं और अदर करंट असेट में। तो ये कंटेंट है बैलेंस शीट का। आइए अब इनको एक एक करके हम विस्तार से समझते हैं कि इसमें बैलेंस शीट में जो कंपोनेंट हैं, जो आइटम दिखाए गए हैं, वो क्या होते हैं। आइए पहले हम समझेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी हेडिंग की जो सब हेडिंग है, शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है? जो शेयर होल्डर्स ने जितना भी पैसा लगाया है कंपनी में, और जो रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी में पड़ा हुआ है, जो कंपनी ने कमाया है, वो इन दोनों को मिलाकर, और इसमें भी अगर हम जो शेयर वारंट के अगेंस्ट जो रिसीप्ट हमने प्राप्त किए, इन तीनों को मिलाने से जो टोटल वैल्यू आएगी उसको क्या कहेंगे? शेयर होल्डर्स फंड। फिर बता देता हूँ, शेयर होल्डर्स फंड में 3 चीज़ें शामिल हैं: शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। शेयर कैपिटल क्या होती है? ये शेयर कैपिटल से समझने से पहले हम ये जान लें कि शेयर क्या होता है। देखिए, शेयर जो होता है वो किसी कंपनी की रजिस्ट्री के समान होता है। जैसे मकान की रजिस्ट्री होती है, उसी प्रकार से शेयर भी क्या होता है? एक तरीके से कंपनी की रजिस्ट्री की तरह होती है। लेकिन ये रजिस्ट्री एक कागज़ पर ही नहीं होती, यानी कि एक ही डॉक्यूमेंट नहीं होता। ये शेयर छोटे छोटे अमाउंट में बटा हुआ होता है। मिसाल के तौर पे अगर 1 करोड़ की वैल्यू है कंपनी की, तो 1 करोड़ में हो सकता है 10-10 रुपये के 10 लाख शेयर बने हो, या ऐसा भी हो सकता है कि 100-100 रुपये के 1 लाख शेयर बने हो। तो इस तरीके से एक शेयर की वैल्यू निर्धारित होती है। शेयर कैपिटल, शेयर 2 तरीके के होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में जो इक्विटी और प्रेफरेंस में डिफरेंस ये होता है कि इक्विटी जो होती है उस पर फिक्स्ड रेट से डिविडेंड नहीं दिया जाता, और उसको प्रेफरेंस शेयर से पहले पेमेंट नहीं की जाती। यानी कि प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, जैसे का नाम से पता चल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर में 2 प्रेफरेंसेस दी जाती हैं शेयर होल्डर्स को। एक तो उसको डिविडेंड पहले मिलेगा, दूसरा उसको जब रिडीम करेंगे हम प्रेफरेंस शेयर्स को, तो इक्विटी वालों को पैसा देने से पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा देंगे। ये 2 फ़र्क होते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में। तो अब शेयर कैपिटल क्या है? इन दोनों को इशू कर, यानी कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को इशू करने से जो कैपिटल इकट्ठी हुई कंपनी के पास, वो क्या होगी? शेयर कैपिटल।
अब शेयर कैपिटल में भी कुछ 4-5 चीज़ें निकल कर आती हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है शेयर कैपिटल का वो होता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल है जिससे ज़्यादा के शेयर कंपनी अपनी पूरी ज़िंदगी में इशू नहीं कर सकती। यानी कि मैक्सिमम लिमिट है कि अगर कंपनी की ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल 10 करोड़ है तो कंपनी अपने पूरे जीवन में 10 करोड़ तक के ही शेयर इशू कर सकती है, उससे ज़्यादा की नहीं करेगी। इसके बाद आती है इशूड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का वो भाग जो कंपनी ने इशू कर दिया, जिसको जारी कर दिया पब्लिक में और पैसा जुटाने के लिए, तो उस इशूड शेयर कैपिटल को हम क्या कहते हैं कि वो शेयर कैपिटल हमने इशू कर दी और जारी कर दी, और ऐसी कैपिटल इशूड शेयर कैपिटल कहलाती है। यानी कि अथोराइज्ड कैपिटल का वो भाग जो इशू कर दिया गया है वो क्या है, इशूड शेयर कैपिटल कहला गया। उसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल जो है वो इशूड शेयर कैपिटल का वो हिस्सा है जिसके लिए आवेदन आ चुके हैं, जिसके लिए एप्लीकेंट्स ने पैसा और एप्लीकेशन भेज दिए कंपनी से खरीदने के लिए, तो वो कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाएगी। इसके बाद कॉल अप शेयर कैपिटल आती है। कॉल अप शेयर कैपिटल क्या होती है, ये इशूड शेयर कैपिटल का वो हिस्सा है जिसको कंपनी ने आवेदकों से मांग लिया है। उन्होंने दिया है या नहीं दिया है वो बात अलग है, लेकिन जितना मांग लिया है, जितने की कॉल बना दी गई हैं, वो शेयर कैपिटल क्या कहलाएगी, कॉल अप शेयर कैपिटल कहलाएगी। उसके बाद पेड अप शेयर कैपिटल, यानी कि सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो आवेदकों ने कंपनी को दे दिया है, वो पूरा का पूरा अमाउंट जो आवेदकों से प्राप्त कर लिया गया है अब तक, वो पेड अप शेयर कैपिटल कहलाती है। शेयर कैपिटल से संबंधित 3 पॉइंट और हैं जिनको हमें समझना चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि इफ़ ए कंपनी हैज़ इशूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, डिटेल ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर इज़ गिवन। यानी कि एक कंपनी ने भी जितने भी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर जितने जितने रुपए वाले के भी इशू किए हैं, उनकी सबकी जानकारी क्या होगी, सब शेयर की कंपनी को देनी पड़ेगी बैलेंस शीट में, जो बैलेंस शीट के यूजर्स हैं उनके लिए। दूसरा पॉइंट ये है शेयर कैपिटल से रिलेटेड कि जो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट है वो कॉल अप कैपिटल में से घटाया जाता है या सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से घटाकर दिखाया जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो फॉरफिटेड शेयर अमाउंट है, ऐसा अमाउंट जो शेयर फॉरफिट करने पर कंपनी के पास आ गया है, वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ऐड करके दिखाया जाता है। इसके बाद दूसरी मेन हेडिंग है शेयर होल्डर्स, दूसरी जो मेन हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटी की, वो है शेयर होल्डर्स फंड की, वो है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होते हैं, रिजर्व वो चीज़ होती हैं, सपोज कीजिए कंपनी को कोई खर्चा भविष्य में करना है, उस खर्चे के लिए कंपनी पहले से ही तैयार रहती है और हर साल प्रॉफिट का एक भाग एक तरफ रखती रहती है ताकि जब उसको ज़रूरत पड़ने पर उस पैसे को किसी भी काम में लिया जा सके। तो ऐसा पैसा जो प्रॉफिट में से हर साल अप्रोप्रिएट किया जाता है और एक तरफ रख दिया जाता है किसी जनरल मोटिव्स के लिए, तो उसको रिज़र्व कहते हैं। सरप्लस किसे कहते हैं, सरप्लस होती है एक साल के प्रॉफिट में से, एक पार्टिकुलर जो अकाउंटिंग पीरियड है उसमें से, उसके प्रॉफिट में से अगर हम अप्रोप्रिएशन और घटा दें तो जो बचा हुआ अमाउंट है अप्रोप्रिएशन के बाद, वो सरप्लस कहलाता है। तो इस तरह से रिज़र्व एंड सरप्लस में ये निम्न चीज़ें आती हैं जो है कैपिटल रिज़र्व, CRR यानी कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व, और DRR यानी डिवेंचर रिडम्पशन रिज़र्व, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व, रिवैल्यूएशन रिज़र्व, सरप्लस। आइए इनको भी शॉर्ट में समझ लेते हैं। कैपिटल रिज़र्व क्या है, वह रिज़र्व जो कैपिटल प्रॉफिट में से बनाया गया होता है उसको कैपिटल रिज़र्व कहते हैं। और कैपिटल रिज़र्व जो होता है वो कैपिटल नेचर के जो खर्चे होते हैं उनके लिए ही यूज़ किया जाता है। CRR क्या होता है, जब कंपनी को, क्योंकि वाइंडिंग अप के टाइम पे इक्विटी शेयर को भी रिडीम करना होगा और प्रीफरेंस शेयर्स को भी रिडीम करना होगा, क्योंकि प्रीफरेंस शेयर को पहली लायबिलिटी बनती है कंपनी की पेमेंट करने की, और उसकी पेमेंट करना इक्विटी की पेमेंट करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए जब प्रीफरेंस शेयर्स इशू कर दे कोई कंपनी,
तो उसके साथ ही वो धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करने लगती है और एक रिज़र्व में डालने लगती है, जो कि बाद में प्रीफरेंस शेयर को रिडीम करते समय काम आता है। उसी रिज़र्व को हम कहते हैं CRR, यानी कि कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व। इसी प्रकार डिबेंचर रिडीम करने के लिए जो रिज़र्व बनाया जाता है उसको DRR कहते हैं, यानी डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व। और डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व में हर साल प्रॉफिट में से एक हिस्सा निकाल कर इसमें डाल दिया जाता है। चौथा पॉइंट जो है रिजर्व एंड सरप्लस में, वो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? जब कंपनी अपने शेयर को उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू करती है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो ज़्यादा चार्ज किया है कंपनी ने, वो सिक्योरिटी प्रीमियम कहलाती है। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कहाँ काम आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम देने के ही काम आएगा। यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि जो कंपनी है वो शेयर भी इशू करती है प्रीमियम पर, और प्रीमियम पर रिडीम भी करती है। तो जब शेयर इशू किए जाएंगे प्रीमियम पर, तो कंपनी के लिए रिज़र्व बढ़ेगा, और जब रिडीम किए जाएंगे प्रीमियम पर, तो कंपनी जो है इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व में से पैसा यूज़ करती है, ताकि प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रीमियम दिया जा सके। इसके बाद आता है कि इसमें रिवैल्यूएशन रिज़र्व। कभी कभी क्या होता है, कंपनी अपनी जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं उनको रीवैल्यूएट करती है, उनकी दोबारा से गणना करती है। उसमें वो इन्फ्लेशन वगैरह का, डिफ्लेशन वगैरह का इफ़ेक्ट भी लेते हैं। तो ऐसे रीवैल्यूएशन करने की वजह से कंपनी को या तो कुछ प्रॉफिट होगा या कुछ लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो रीवैल्यूएशन रिज़र्व बढ़ जाता है, और अगर लॉस हुआ तो रीवैल्यूएशन रिज़र्व को उतने से घटा देते हैं। तीसरी चीज़ है सरप्लस। सरप्लस जैसे मैंने बताया कि अभी जो हर साल का प्रॉफिट है उसमें से उस साल के एप्रोप्रिएशन निकालने के बाद जो अमाउंट बचता है वो सरप्लस कहलाता है। तो ये 6-7 चीज़ें जो हैं ये रिज़र्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंतर्गत आती हैं। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ इन्हें। रिज़र्व एंड सरप्लस के अंदर निम्न हेडिंग आती हैं: कैपिटल रिज़र्व, CRR, DRR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व, रिवैल्यूएशन रिज़र्व और सरप्लस। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है रिज़र्व, इसमें जो तीसरा पॉइंट है शेयर होल्डर्स फंड में, वो है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो इसके होल्डर को एक अधिकार देता है कि वो जो होल्डर है शेयर वारंट का, वो भविष्य में एक निश्चित तिथि पर, निश्चित कीमत पर, एक निश्चित संख्या में शेयर खरीद सकता है, अगर उसको ऐसा करने में फ़ायदा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा पैसा जो शेयर वारंट इशू करने के कारण कंपनी के पास आता है या कंपनी रिसीव करती है, उस अमाउंट को भी हम क्या करते हैं? शेयर होल्डर्स फंड में दिखाते हैं। दूसरी मेन हेडिंग है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। यानी कि जो शेयर हमने इशू कर दिए हैं उन पर हमने एप्लीकेशन मनी ले ली है और हम तैयार भी हो गए हैं उसको शेयर अलॉट करने के लिए, लेकिन अभी तक अलॉटमेंट बना ही नहीं, यानी कि अभी तक शेयर अलॉट किए नहीं है। पेमेंट तो ले ली उनसे हमने, और हमने ये भी निश्चय कर लिया कि हम उनको देंगे अलॉटमेंट करेंगे, लेकिन अभी तक वो अलॉटमेंट क्या नहीं गया, बाद में क्या जाएगा। तो इतने इस अमाउंट को कहाँ दिखाएंगे? अलग से हेडिंग में दिखाएंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में। किस नाम से? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के नाम से। तीसरी हेडिंग है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में भी 4 सब हेडिंग है: लॉन्ग टर्म बोरोविंग, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। आइए इनको भी एक एक करके समझते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी वो होती है जो जिसकी मैच्योरिटी डेट या जिसकी ड्यू डेट जो है 12 महीने के बाद आती है। यानी कि अगर कोई जो डेट है जिसकी हमें पेमेंट करनी है, अगर उसकी मैच्योरिटी 12 महीने के अंदर है तो वो करंट लाइबिलिटी मानी जाती है, और अगर 12 महीने से ज़्यादा है तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी मानी जाती है। नॉन करंट लाइबिलिटी में पहला भाग है लॉन्ग टर्म बोरोविंग। लॉन्ग टर्म बोरोविंग जैसे टर्म लोन होता है, डिपॉजिट होता है, या लंबे समय के लिए हम डिबेंचर इशू कर देते हैं और 10-20 साल के लिए वो पैसा उधार ले लेते हैं पब्लिक से। तो ये सारा पैसा किस में आता है? टर्म लोन के नाम पर, डिपॉजिट के नाम पर, डिबेंचर्स के नाम पर। ये सारी जो लोन है ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग में आते हैं।
इसके बाद डिफ़र्ड टैक्स लाइबिलिटी। डिफ़र्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है, इससे पहले हम दो चीज़ समझ लें। एक तो अकाउंटिंग इनकम क्या होती है और एक अकाउंटिंग इनकम और एक टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम वो इनकम है जिस पर हमें टैक्स देना होता है। अकाउंटिंग इनकम वो इनकम है जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट लगाने के बाद हमारा प्रॉफिट आया है एक अकाउंटिंग पीरियड में। तो कभी कभी क्या होता है, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम ये दोनों अलग अलग अमाउंट आ जाती हैं इनके किसी वजह से। तो इनकी वजह से क्या होता है, या तो कंपनी फालतू टैक्स दे चुकी होती है या कम दे चुकी होती है, तो उसको बाद में उसी हिसाब से एडजस्ट करना होता है। तो डिफ़र्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या होगा, ऐसा टैक्स जो किस पर लगा है, ऐसा टैक्स जो डिफरेंस पर लगा है। किन दो के डिफरेंस पे, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम के डिफरेंस पर। यानी कि अगर अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है और टैक्सेबल इनकम कम है तो जो डिफरेंस बचेगा उस पर जो टैक्स लगेगा वो आपका डिफ़र्ड टैक्स लाइबिलिटी कहलाएगा। इसके विपरीत होगा तो उसको हम डिफ़र्ड टैक्स असेट कहेंगे। यानी कि अगर टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है और अकाउंटिंग इनकम कम निकल कर आई है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उस पर जो टैक्स लगेगा वो हमारी डिफ़र्ड टैक्स असेट कहलाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है, सवाल ये उठता है कि अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम इन दोनों का अमाउंट अलग अलग क्यों आ जाता है। तो इसके कुछ एग्जांपल दे के मैं समझाऊंगा आपको कि इन दोनों का अमाउंट अलग अलग क्यों आता है। एक कारण है इसका डेप्रिसिएशन। जब हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रॉफिट निकालते हैं तो जो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को हर साल चार्ज करते हैं। जितनी भी लाइफ है असेट की उस पूरी लाइफ पे डिवाइड कर देते हैं हर साल बराबर बराबर, या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन को हर साल राइट ऑफ किया जाता है असेट को डेप्रिसिएशन के अमाउंट से जो उस साल का है। लेकिन इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो इनकम टैक्स एक्ट में 6 महीने या 1 साल की डिडक्शन मिलती है इनकम टैक्सेबल इनकम को एडजस्ट करने के लिए। दूसरा जो कारण है अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम के में अंतर होने का वो है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में क्या होता है, हम दो तरीके के मेथड यूज़ करते हैं डेप्रिसिएशन के। एक तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और एक स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड। और इसी तरह जो इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन का मेथड रिकॉग्नाइज किया गया है वो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो क्योंकि अकाउंटिंग में हम हो सकता है स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं और इनकम टैक्स में जो डिडक्शन मिलेगी वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से मिलेगी। तो इस वजह से क्या होता है, जो इनकम है टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम उनमें अंतर आ जाता है। तो ये दो मुख्य कारण थे, और भी कारण हैं लेकिन यहाँ बस मेरा मकसद था कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँ कि अंतर क्यों आता है टैक्सेबल इनकम में और अकाउंटिंग इनकम में। इसके बाद जो तीसरी हेडिंग है नॉन करंट लाइबिलिटी हेड में, वो है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। इसमें आते हैं ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल दो तरह के होते हैं, एक तो क्रेडिटर्स और एक बिल्स पेबल। ये अक्सर 12 महीने से ज़्यादा की मैच्योरिटी वाले होते हैं, क्योंकि अगर 12 महीने से कम की मैच्योरिटी होगी तो वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मानी जाएगी। और क्योंकि हम यहाँ अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं तो इसमें ट्रेड पेबल जो होंगे वो 12 महीने से ज़्यादा की ड्यू डेट वाले होंगे। चौथा और लास्ट हेडिंग जो है नॉन करंट लाइबिलिटी में वो है लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। ऐसा प्रोविज़न जो 12 महीने से ज़्यादा के लिए बनाया जाता है उसको लॉन्ग टर्म प्रोविज़न कहते हैं। जैसे प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट, इनके एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट बेनिफिट देने के लिए अगर हमने कोई प्रोविज़न बनाया है लॉन्ग टर्म के लिए तो वो क्या किस में आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में आएगा। अब नंबर आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी हेडिंग के लास्ट हेड और सब हेड का, जिसका नाम है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो 12 महीने के अंदर ड्यू हो जाती है और उसकी पेमेंट करनी होती है 12 महीने के अंदर अंदर। इसमें पहला पार्ट है
शॉर्ट टर्म बोरोविंग। शॉर्ट टर्म बोरोविंग में क्या है, ऐसी बोरोविंग जो 12 महीने के अंदर हमें पे करनी है, वो शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स होती हैं और वो किस में आती हैं, शॉर्ट टर्म बोरोविंग हेड के अंदर आती हैं। दूसरा है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में भी दो तरह का होता है, एक तो क्रेडिटर्स और एक बिल्स पेबल। अगर ये 12 महीने से कम के हैं इनकी मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट, तो ये करंट लायबिलिटी में दिखाए जाएंगे ट्रेड पेबल्स। और अगर 12 महीने से ज़्यादा की इनकी ड्यू डेट है या इनका मैच्योरिटी पीरियड 12 महीने से ज़्यादा का है, तो इन्हें नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाया जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट है करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी। इसमें कोई ऐसी लायबिलिटी जो मान लो, सपोज करो कि इंटरेस्ट एक्रूड है बट नॉट ड्यू ऑन बोरोविंग, यानी कि हमने जो लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट चढ़ तो गया, एक्रूड तो हो गया, लेकिन अभी ड्यू नहीं हुआ, यानी कि अभी हमें देना नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका एक साल जो है वो 31 मार्च को पूरा हो जाता है, तो एक साल का इंटरेस्ट आप जो आपके बोरोविंग्स है उस पर लग गया, लेकिन उसकी पेमेंट अगर आपको 31 मार्च से अगले महीने में आगे करनी है, तो इसका मतलब है कि वो 31 मार्च को ड्यू नहीं हुआ। तो 31 मार्च को वो क्या कहलाएगा, एक ऐसा एक्रूड इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू कहलाएगा। तो ऐसी इस टाइप की करंट लायबिलिटी किस में दिखाते हैं हम, अदर करंट लायबिलिटी में। या इसी तरीके से कोई इनकम है वो रिसीव्ड कर ली हमने एडवांस में, तो वो भी हमारी करंट लायबिलिटी मानी जाएगी। या अनपेड डिविडेंड अकाउंट है, अनपेड डिविडेंड का जो अमाउंट है वो भी अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। इसी तरीके से कोई एप्लीकेशन मनी रिसीव की है फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ और उस पर कोई रिफ़ंड हमें देना है और या इंटरेस्ट उस पर चढ़ गया है जो हमें देना है, तो वो भी किस में आएगा, अदर करंट लायबिलिटी के अंतर्गत आएगा। चौथा पॉइंट है करंट लायबिलिटी हेड में शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। प्रोविज़न, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोविज़न क्या है, किसी नॉन लायबिलिटी के लिए पहले से ही तैयारी करना है। यानी कि हमें अगर पता है कि फ्यूचर में कोई लॉस या लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है, तो उसके लिए हम प्रोविज़न बनाते हैं चलते साथ साथ। प्रोविज़न क्या होता है, एक अंदाजे से बनाया जाता है। तो ये प्रोविज़न अगर 12 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है, इसकी जो एडजस्टमेंट है वो 12 महीने के अंदर हो जाती है, तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविज़न माना जाएगा। और इसको शॉर्ट टर्म प्रोविज़न जो कि करंट लायबिलिटी का लास्ट हेडिंग है उसमें दिखाया जाएगा। अब समझते हैं हम बैलेंस शीट का दूसरा पार्ट जिसका नाम है असेट्स। असेट्स को दो भागों में बांटा गया है, नॉन करंट असेट और करंट असेट। नॉन करंट असेट में 5 तरीके की सब हेडिंग बनाई गई हैं, यानी कि नॉन करंट असेट को 5 भागों में बांटा गया है, जो क्या है इस प्रकार हैं। पहला उसमें है फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट वो होती है जो कई सालों तक प्रोडक्शन में यूज़ की जाती है और बिजनेस ऑपरेशन को पॉसिबल बनाती है। फिक्स्ड असेट भी कई तरह की होती हैं, जैसे टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। टेंजिबल असेट वो जो कई सालों तक चलती हैं और जो हमें दिखाई देती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जो फिज़िकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, वो टेंजिबल असेट कहलाती हैं। और जो इंटेंजिबल असेट्स होती हैं वो असेट्स कहलाती हैं जो दिखाई नहीं देती, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, जैसे कि गुडविल, सॉफ्टवेयर, ब्रांड, माइनिंग राइट्स या कॉपीराइट, पेटेंट और लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी। इस तरीके की जो राइट्स हैं हमारे, ये इंटेंजिबल असेट कहलाते हैं। तीसरी चीज़ जो फिक्स्ड असेट में आती है वो है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। यानी कि वो हम कोई प्लांट लगवा रहे हैं, उदाहरण के लिए कोई प्लांट लगा रहे हैं और उस प्लांट का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो अभी पूरा नहीं हुआ, या कोई बिल्डिंग बनवा रहे हैं ऑफिस बिजनेस के लिए, लेकिन उसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो अभी पूरा नहीं हुआ, तो जब तक वो पूरा नहीं होगा काम, जब तक हम उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं, तो वो भी हमारी फिक्स्ड असेट में आती है। चौथी जो फिक्स्ड असेट है वो है इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। क्योंकि जो इंटेंजिबल असेट
होती हैं वो एक राइट से रिलेटेड होती हैं, अधिकार से रिलेटेड होती हैं। और तो इन अधिकारों को जो निर्धारित किया जाता है वो कानूनी प्रक्रियाओं के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए सपोज करो कि पेटेंट राइट अगर हमें लेना है तो उसके लिए हमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी। उन लीगल फॉर्मेलिटीज़ को जब तक वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं होंगी, जब तक पेटेंट का राइट हमारे पास पूरी तरह नहीं आएगा। तो इसी दौरान हम उस पेटेंट राइट को क्या कहते हैं, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, यानी कि वो अभी डेवलप नहीं हुई है, वो काम उन पर जारी है। दूसरी जो हेडिंग है नॉन करंट असेट में, वो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आप जानते ही होंगे क्या होता है। इन्वेस्टमेंट कोई ऐसा खर्चा जो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 12 महीने से ज़्यादा है, यानी कि जो लंबे समय के लिए किया गया और लंबे समय तक वो हमें रिटर्न देगा, तो उसको हम कहते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तीसरी हेडिंग है नॉन करंट असेट्स में डिफर्ड टैक्स असेट। ये मैंने अभी बताया था लाइबिलिटी बताते समय, फिर बता देता हूँ। डिफर्ड टैक्स असेट क्या होता है, ये टैक्स ही होता है। ये टैक्स उस डिफरेंस पर लगता है जो डिफरेंस कब आता है, टैक्सेबल इनकम में से अकाउंटिंग इनकम को घटाने के बाद आता है। यानी कि अगर टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है और अकाउंटिंग इनकम कम है, तो जो डिफरेंस आएगा दोनों का पॉजिटिव, वो उस पर जो टैक्स लगेगा वो हमारा डिफर्ड टैक्स असेट कहलाता है। इसके बाद जो चौथी हेडिंग है नॉन करंट असेट की, वो है अदर नॉन करंट असेट। अदर नॉन करंट असेट में आएंगे आपके ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि अगर कोई ऐसा डेटर है आपका जो आपकी जो पेमेंट करेगा वो 1 साल से ज़्यादा की अवधि के बाद करेगा, या 12 महीने से ज़्यादा की अवधि के बाद करेगा, या जो ऑपरेटिंग साइकिल है आपका उसके पूरा होने के और कई दिनों बाद या कई साल बाद पेमेंट करेगा। तो ऐसे डेटर और ऐसे बिल्स रिसीवेबल जो होते हैं वो नॉन करंट नेचर के समझे जाते हैं और उन्हें अदर नॉन करंट असेट के अंदर दिखाया जाता है। इसके बाद बारी आती है करंट असेट की। असेट में 2 हेड हैं, एक नॉन करंट असेट, एक करंट असेट। नॉन करंट असेट हमने अभी समझा है, अब हम समझेंगे करंट असेट। करंट असेट में 6 तरीके की असेट बैलेंस शीट में दिखाई जाएंगी, जिनमें पहली है करंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसको हम कैश में बदल लेंगे 12 महीने के अंदर अंदर, या अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर, या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर। तो वो इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। इसी तरीके से इन्वेंट्रीज हैं अगर, जैसे वर्क इन प्रोग्रेस, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स, ये जो छोटी छोटी स्टॉक हैं हमारे जो हम प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, जिनको रॉ मटेरियल के रूप में, ये सारी इन्वेंट्रीज के अंतर्गत दिखाई जाएंगी। तीसरा पॉइंट है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। तो अगर डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल कैश में बदलने के लिए तैयार हैं 12 महीने के ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर, तो वो कहाँ दिखाए जाएंगे, करंट असेट हेड में दिखाए जाएंगे। इसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट असेट में दिखाया जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो 12 महीने से की कम अवधि वाले जो हमने लोन दिए हैं किसी को और उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि वो हमारा एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है और असेट है। तो ऐसे शॉर्ट टर्म के जो लोन्स एंड एडवांसेस हैं जिनकी पेमेंट हमें 1 साल से पहले मिल जाएगी या 12 महीने ऑपरेटिंग साइकिल ख़त्म होने से पहले मिल जाएगी, वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कहलाते हैं। लास्ट पॉइंट है करंट असेट में अदर करंट असेट। ऊपर की 5 हेडिंग में जो भी करंट असेट नहीं आएगी वो अदर करंट असेट हेड में आएगी, जैसे प्रीपेड एक्सपेंडिचर या एडवांस टैक्स पेड। तो ये थी बैलेंस शीट। एक बार क्विकली मैं बता देता हूँ बैलेंस शीट का परफॉर्मा। बैलेंस शीट को बड़े तौर पर 2 भागों में बांटा गया है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड और असेट साइड। इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड को फर्दर 4 भागों में बांटा गया है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। फिर असेट को 2 मेजर कैटेगरी में बांटा गया है, नॉन करंट असेट और करंट असेट।
आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। इसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।